कैसे हैं बच्चों आप? हेलो बच्चों, आज थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 तक हम लोग एंथैल्पी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और अंत में मैंने आपको एंथैल्पी से रिलेटेड कुछ रिलेशंस बताए थे बेटा। सो लेक्चर नंबर 5 समझने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप लेक्चर नंबर 4 को एक बार जरूर अच्छे से देख लें। बच्चों, जब आप इन लेक्चर्स को देख रहे हो तो ये भी जरूरी हो जाता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, रिवीजन के मकसद से नहीं पढ़ रहे हो, सो आप फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हो तो प्लीज मेक योर प्रॉपर नोट्स। आपको जरूरी हो जाता है कि आप अपने प्रॉपर नोट्स खुद बनाएं, ठीक है। प्लीज आप इस चीज पे मत डिपेंडेंट रहो कि आपको पीडीएफ मिलेगा या कुछ भी ऐसा। प्लीज आप खुद के नोट्स, क्योंकि आप जो लिखते हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। सपोज मैं आपको नोट्स बना के दूं और आप सोचो कि उससे आपका कुछ फायदा हो जाएगा, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं उससे कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक आप अपना खुद का नोट्स नहीं बनाते हो। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपके दिमाग में एक, आप बोल सकते हो कि साथ साथ कुछ चीजें चलती रहती हैं, जिससे जो चीज आप लिख रहे हो वो एक तरह से दिमाग में बैठती भी जाती है। सो लेट अस स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में स्टार्ट करने के लिए हम लोग लास्ट क्लास में एंथैल्पी के बारे में पढ़ रहे थे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बताऊंगा बेटा, जिससे हर साल जेई एडवांस में, जेई मेंस में ऑलमोस्ट एवरी ईयर और एवरी सेकेंड ईयर देयर इज अ क्वेश्चन ऑन दैट टॉपिक, देयर इज अ क्वेश्चन ऑन दैट टॉपिक। इवन ओलंपियाड्स के लिए भी बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड द टॉपिक इज एक्चुअली एक छोटा सा सेक्शन है और वो है द रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी। So let us write a relation between को मैं ऐसे लिख रहा हूं बेटा, आप नाराज मत होइएगा। between को मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप नाराज नहीं होंगे। relation between डेल्टा H एंड डेल्टा U। डेल्टा H और डेल्टा U में क्या रिलेशन है? अब इस रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपना जो एंथैल्पी का जो बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन था उसको लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं। एंथैल्पी को हमने लिखा था बच्चे, एंथैल्पी को H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी लिखा था, ठीक है। एंथैल्पी को क्या लिखा था बेटा? H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। नाउ सपोज आर सिस्टम कंटेन्स आइडियल गैसेस। सिस्टम में आइडियल गैस है। सो अगर आइडियल गैस है तो बच्चे हम H को क्या लिख सकते हैं? H को तो H ही लिखेंगे, U और PV को क्या लिखेंगे बच्चे? nRT। क्योंकि हमारे सिस्टम में आइडियल गैस है तो हमें PV को लिखना पड़ेगा nRT, ठीक है। नाउ सपोज प्रोसेस हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब यहां पे कुछ छोटी छोटी चीजें आएंगी जो आपको समझना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो मान लो एक प्रोसेस हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सपोज टेम्परेचर कांस्टेंट है और हम एक प्रोसेस करा रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, हम एक प्रोसेस करा रहे हैं। अगर मैं चेंज की बात करूं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमारे सिस्टम में आइडियल गैस है। सिस्टम हैज आइडियल गैस, सिस्टम कंटेन्स आइडियल गैस, राइट। सिस्टम कंटेन्स आइडियल गैस। अब अगर आइडियल गैस है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, मैं बोलूं चलो इसको डिफरेंशिएट करो, तो मैं इसको बोलूंगा DH इज इक्वल टू DU प्लस, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो मुझे N का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और मैं यहां लिखूंगा DN इंटू RT। अब ये लिखते ही बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आता है, ये हमेशा एक नेचुरल क्वेश्चन होगा अगर आप पीछे के कुछ लेक्चर्स ध्यान से सुन रहे होगे और आप वास्तव में थर्मोडायनेमिक्स सीखने के लिए सीरियस होगे। क्वेश्चन ये आता है कि सर आप बोल रहे हो आइडियल गैस है, सर आप ये भी बोल रहे हो कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर आइडियल गैस है और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमें तो ये आपने बता रखा है कि जो डेल्टा यू होता है आइडियल गैस का वो सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है, और अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो तो आइडियल गैस का चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब जो आपने DU लिखा है ये हो जाना चाहिए जीरो। इवन DH भी जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि सर आपने हमको बता रखा है कि DH फॉर आइडियल गैस इज NCPM DT। हमने आपको क्या रिजल्ट्स बता रखे हैं? हमने आपको बता रखा है बेटा फॉर आइडियल गैस DU इज NCVM DT, ठीक है, ये हमने आपको बता रखा है। इवन हमने आपको ये भी बता रखा है कि DH की वैल्यू NCPM DT होती है आइडियल गैस के लिए। हमने ये आपको रिजल्ट्स आइडियल गैस के लिए बता रखे हैं। अब चूंकि यहां टेम्परेचर कांस्टेंट है तो DT की वैल्यू जीरो, तो यहां DU और DH दोनों जीरो होने चाहिए, मतलब ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए। अब ये एक्चुअली में आप जो बोल रहे हो वो सही है, लेकिन अब फिर से यहां पे एक लूप होल है। लूप होल का मतलब है ये रिजल्ट्स तब तक वैलिड हैं, तब तक वैलिड हैं जब तक उस सिस्टम में कोई केमिकल रिएक्शन ना हो रही हो, कोई केमिकल या फेज चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब these results are valid for ideal gas, valid only if there is
नो केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर केमिकल रिएक्शन होगी बेटा तो फिर मैं बताता हूं कि क्या दिक्कत क्या है। अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या प्रॉब्लम है ये भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन ठीक है, अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होगी तो बच्चे आप इन रिजल्ट्स को अप्लाई करोगे, लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन हो रही हो और टेम्परेचर भले ही कांस्टेंट हो तो dt की वैल्यू भले ही जीरो हो लेकिन डेल्टा U और डेल्टा H जीरो नहीं होगा। इसका रीजन मैं अभी बताता हूं बेटा आपको, है ना। लेकिन चलो पहले मान लो थोड़ी देर के लिए ये बात सही है। सो अब मैं लिखूंगा DH इज इक्वल टू, इसको थोड़ा बेहतर ढंग से ऐसे लिखते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस ये जो dn है बेटा इसको हम एक नए सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा NGRT। सो डेल्टा H इज इक्वल डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। डेल्टा NG, यहां G जो छोटा सा G नीचे लगा है वो रेस्पेक्ट के लिए नहीं है कि डेल्टा NG, हाँ है ना, माथुर जी, मिश्रा जी, ऐसा नहीं है। डेल्टा NG स्मॉल g एक्चुअली में वो गैस को डिनोट कर रहा है। सो डेल्टा NG इज चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। डेल्टा NG इज चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, क्योंकि हम गैसेस के लिए बात कर रहे हैं हमारे सिस्टम में, और जो गैस है उसको क्या मान रहे हैं बेटा, आइडियल गैस। ये डेल्टा H की वैल्यू मैं बता दूं जीरो नहीं होगी क्योंकि यहां केमिकल रिएक्शन हो रही है। सो दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज एक्चुअली वैलिड जब आपके नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हो, जब आपके नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं। और नंबर ऑफ मोल्स कब चेंज होगा बेटा, अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहा है इसका मतलब अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्योंकि अभी तक ये जो भी रिजल्ट्स हम लोग पढ़े हैं बेटा, यहां n जो है नंबर ऑफ मोल्स है और वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है। वो कैसा होगा उसको आप ऐसे समझो, मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, इस तरह से सिस्टम है बेटा, मान लो आपने इसमें पिस्टन लगा रखा है, यहां पे एक गैस है। अब आप पिस्टन को ऊपर नीचे करते हो या कोई भी प्रोसेस करते हो तो गैस के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, क्योंकि बच्चे आपको मालूम है कि अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं या सेम भी रह सकते हैं, लेकिन मोल्स सेम होंगे, कांस्टेंट होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो सकते हैं गैस के। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज एक कंटेनर में अमोनिया गैस रखी है और आप अमोनिया गैस को तोड़ देते हो, अमोनिया गैस बेटा डिसोसिएट हो जाती है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस। मान लो इस रिएक्शन में सपोज इनिशियली, सपोज जस्ट फॉर एन एग्जांपल, सपोज इनिशियली आई टुक 2 moles of ammonia, right? 2 moles of ammonia in the container. So initially there were 2 moles of gas in the container. Now after the reaction, suppose this reaction occurs. If this reaction happens, then finally क्या होने वाला है, this is 0, यहाँ 1 बनेगा और यहाँ 3 बनेगा। So finally गैस के मोल्स 1 + 3 कितना होगा, 4 मोल्स। तो आपने देखा गैस के मोल्स यहां पे सेम नहीं है, यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस चेंज हो गया बेटा ड्यू टू दिस केमिकल रिएक्शन। ये तो बढ़ गए लेकिन कहीं किसी रिएक्शन में घट भी सकते हैं। दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री, कि यहां जो नंबर्स हैं, यहां जैसे 2 है, यहां 1 है, यहां पे 3 है, ऑल दीज थिंग डिपेंड्स ऑन दीज स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। मतलब कहने का ये है कि ये वाला रिलेशन तभी वैलिड है जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट हो, और आइडियल गैस के मोल्स कांस्टेंट तभी होंगे जब सिस्टम के अंदर कोई रिएक्शन नहीं हो रही हो, अगर क्लोज कंटेनर है तो। ये बेटा हम लोग सारा सिस्टम, ये जो भी है, हम लोग किसकी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, हमने आपको शुरुआत में बताया था कि सिस्टम 3 टाइप के हैं, क्लोज, ओपन और आइसोलेटेड। हम जो भी पढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस में अभी क्या है बेटा, क्लोज सिस्टम की थर्मोडायनेमिक्स। इवन जो फर्स्ट लॉ भी हमने लिखा du = dq + dw, आपको बोला था कि वो क्लोज सिस्टम के लिए। सो क्लोज सिस्टम में आप सोचो मोल्स अगर कांस्टेंट है तो एक ही तरीका है कि रिएक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रिएक्शन होगी तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं या सेम भी रह सकते हैं। ठीक है, सो डेल्टा H = डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कुछ बुक्स में इसको ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है, QP = QV प्लस डेल्टा NGRT। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको मालूम है हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, आपको बहुत अच्छे से मालूम है हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज QP, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज QV। डेल्टा NG is change in number of gaseous moles, and R and T, these are constants, right? R constant है, temperature भी constant है, ध्यान रखना ये, this is valid for a chemical reaction, this is all these actually both these relations valid for chemical reaction। even phase change होता है उसके लिए भी आप valid कर सकते हो, valid for chemical reactions एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और मैं बता दूं इस रिलेशन पे जाने कितनी बार क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल, लेकिन
ठीक है, रिलेशन पे तो आ गए, लेकिन हमारा एक क्वेश्चन अभी भी अनएड्रेस्ड है, अनरिजॉल्व्ड है। वो ये कि सर आपने बोला था कि टेम्परेचर कांस्टेंट होने पे, अगर आइडियल गैस है तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ आइडियल गैस के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कोई चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं होगी। यहां तो आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी कर रहे हो। ऐसा क्या हो रहा है केमिकल रिएक्शन में कि डेल्टा यू की वैल्यू टेम्परेचर कांस्टेंट होने पे भी, आइडियल गैस होने पे भी डेल्टा यू की वैल्यू जीरो नहीं हो रही है? केमिकल रिएक्शन में ऐसा क्या हो जाता है कि ये जीरो नहीं हो रही? तो चलो मैं इसके पीछे का आपको लॉजिक बताता हूं और फिर एक स्टेटमेंट आपको दूंगा विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? चलिए नेक्स्ट पेज पे चलें। सो मैं ये आपसे बोल रहा हूं कि इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो तो क्यों इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी टेम्परेचर के अलावा दूसरी चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करे, क्योंकि अगर सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता तो डेल्टा यू जीरो हो जाता। अब सुनना, अब एकदम बेसिक पे आ जाते हैं। बेसिक डेफिनेशन क्या थी बेटा इंटरनल एनर्जी की, याद है आपको? इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज इनहेरेंट इन अ सिस्टम। क्या क्या अलग अलग एनर्जीज थी अगर आप याद करो बेटा? सो हमने उसमें यू ट्रांसलेशनल लिखा था, प्लस यू रोटेशनल लिखा था, जल्दी बोलते जाओ आप, और क्या लिखा था? यू वाइब्रेशनल लिखा था, यू वाइब्रेशनल लिखा था, प्लस अगर आपको याद हो तो यू पोटेंशियल एनर्जी था। ये पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटर पार्टिकल इंटरैक्शन आता था, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शंस होते हैं तो उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी आता है। प्लस यू इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो भी एनर्जी है उसको इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। प्लस यू न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियस के कारण जो भी एनर्जी है उसको न्यूक्लियर एनर्जी। प्लस और क्या क्या एनर्जीज हैं ये तो हमको मालूम भी नहीं है, ठीक है? इतना तो लिखा था, याद है आपको? अब हमने आपको यह भी बताया था कि ये वाला जो पार्ट है ये एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, और ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बोला था कि नहीं बोला था? फिर मैंने आपको ये बोला था कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये इंटर पार्टिकल सेपरेशन पे डिपेंड करता है, कि पार्टिकल और पार्टिकल के बीच की सेपरेशन मतलब दूरी कितनी है, और ये दूरी एक तरह से वॉल्यूम का फंक्शन है। मतलब अगर दूरी वॉल्यूम ज्यादा है तो ये डिस्टेंस इंटर पार्टिकल ज्यादा होगा। इसका मतलब ये वाला टर्म किस पे डिपेंड कर रहा था? वॉल्यूम पे, डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। और मैंने आपको बोला था कि ये वाले जो टर्म्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। अब जब आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए हमने बोला था कि इंटर पार्टिकल इंटरैक्शन एनर्जी जीरो होती है, मतलब देयर इज नो इंटरैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स। तो ये जो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा था फंक्शन ये जीरो हो गया। इसका मतलब आइडियल गैस के लिए सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे। लेकिन 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 अगर केमिकल रिएक्शन होती है, सपोज आइडियल गैस ही है लेकिन केमिकल रिएक्शन होती है, आपको मालूम है बच्चे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड्स आर बीइंग ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर बीइंग फॉर्म। जब बॉन्ड्स टूटते हैं और बॉन्ड्स बनते हैं तो उस सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है बच्चा केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग में जब बेटा बॉन्ड बनता है तो कुछ इस तरह का आप पोटेंशियल एनर्जी कर्व पढ़ते बेटा, नहीं पढ़ रखा है तो आगे बॉन्डिंग में हम आपको पढ़ाएंगे। ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ है। अगर दो पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड बनने जा रहा है, बॉन्ड बनने जा रहा है, तो फिर उनकी पोटेंशियल एनर्जी आर के साथ, मतलब इंटर पार्टिकल सेपरेशन के साथ इस तरह से वैरी करती है बच्चे। ये ग्राफ आपने बहुत जगह देख रखा होगा। इसका यह मतलब है कि अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं, और बॉन्ड्स टूटने और नए बॉन्ड्स बनने में पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। इसका मतलब अब ये वाला पार्ट जीरो नहीं होगा। तो अगर केमिकल रिएक्शन हो रही हो, भले ही कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही हो और उसमें आइडियल गैस हो, लेकिन ये वाला पार्ट जीरो नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड्स टूट रहे हैं, बॉन्ड्स बन रहे हैं। इस कारण से भले ही कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो, लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन हो रही हो तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, इस पे भी डिपेंड कर रहा है। इस कारण से उसका डेल्टा यू जीरो नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज ध्यान से सुनना। इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि सर कभी तो आप टेम्परेचर कांस्टेंट पे डेल्टा यू जीरो लिखते हो, कभी नहीं जीरो नहीं लिखते हो। तो जीरो मैं कब नहीं लिखूंगा? जब केमिकल रिएक्शन हो रही हो। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन होने पे ये वाला पोर्शन चेंज हो जाता है, ये वाला पार्ट चेंज होता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है। इसलिए एक आगे जो स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं उसको आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, this is very important statement, so note it down properly. In a chemical reaction, in a chemical reaction occurring at constant temperature, in a chemical reaction occurring at constant temperature, at constant temperature involving ideal gases, involving
involving ideal gases, delta U is not equal to 0 because during the reaction due to formation and breaking of bonds, due to formation and breaking of bonds, U potential energy changes, right? चेंज होता है, इस कारण से डेल्टा यू की वैल्यू आप जीरो नहीं करोगे। डेल्टा यू जीरो नहीं होगा, डेल्टा एच भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि एच को लिखते हो यू प्लस पीवी। तो अगर यू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर नहीं और दूसरी चीजों पे भी डिपेंड कर रहा है, तो एंथैल्पी भी दूसरी चीजों पे डिपेंड करेगा। ना तो डेल्टा यू जीरो होगा अगर केमिकल रिएक्शन हो रही हो, और ना डेल्टा एच जीरो होगा, ना डेल्टा एच जीरो। समझ में आया? अब चलो, एक दिक्कत ये है कि वो जो रिलेशन लिखा था डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा यू, हमने रिलेशन लिखा था बेटा डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। कई जगह इसको ऐसे भी लिखते हैं बच्चे, कई जगह इसको ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा आर एच इज इक्वल डेल्टा आर यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, है ना। सो आर स्टैंड्स फॉर रिएक्शन, दिस इज द चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आर स्टैंड्स फॉर रिएक्शन। मतलब रिएक्शन होने पे जो डेल्टा यू है उसको डेल्टा आर यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये रिप्रेजेंटेशन थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट है, क्यों? क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हाँ रिएक्शन हो रही है। लेकिन हाँ, अगर ये लिखा हुआ है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना होगा कि ये रिलेशन एक केमिकल रिएक्शन के लिए वैलिड है। इस रिलेशन में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, मैंने बच्चों को देखा है डेल्टा एनजी की वैल्यू निकालने में। तो चलो आगे कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं जिसके लिए हम डेल्टा एनजी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, डेल्टा एनजी की वैल्यू निकालेंगे। चलो आप देखो, अगले पेज पे मैं चल रहा हूं बेटा, अगले पेज पे, ठीक है। आज सही दिख रहा है? पीछे पोर्ट कलर आ रहा है ना, ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं आ रहा है? एक दिन की रिकॉर्डिंग ब्लैक एंड व्हाइट हो गई थी, ठीक है, मस्त दिख रहा है। चलो बेटा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो कहाँ गया? नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन ये है, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा कि फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस predict whether delta H is less than or more than or equal to delta U, ठीक है। फर्स्ट, PCl5 gaseous is equal to PCl3 gaseous plus Cl2 gaseous. Second, 2SO2 gaseous plus O2 gaseous is equal to 2SO3 gaseous. Third, 2NH3 gaseous is equal to N2 gaseous plus 3H2 gaseous. And fourth, NH2COONH4 solid is equal to 2NH3 gaseous plus CO2 gaseous, ठीक है। सो हमें इन चारों रिएक्शंस के लिए आपको बताना है डेल्टा H डेल्टा U से बड़ा है, छोटा है या बराबर है, ठीक है। एक और रिएक्शन लिख लेते हैं। फिफ्थ, 2HI gaseous is equal to H2 गैस प्लस I2 गैस। चलो इसको जल्दी से निपटाते हैं, जल्दी से। सबसे पहला काम है कि डेल्टा Ng की वैल्यू बताओ। पहली रिएक्शन में डेल्टा Ng निकालोगे कैसे? प्रोडक्ट साइड पे गैस के मोल्स, स्टोइचियोमेट्री 1 + 1, प्रोडक्ट साइड 1 + 1 2, और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे गैस। सो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, डेल्टा Ng चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, प्रोडक्ट साइड पे गैस के मोल्स 1 + 1 -1, सो डेल्टा Ng इज 1, राइट। 1 + 1 -1, so delta H is equal to delta U plus 1 into RT. Delta H is delta U plus something, so delta H is greater than delta U, right, for the first reaction.
सेकेंड रिएक्शन डेल्टा Ng की वैल्यू प्रोडक्ट साइड पे गैस के मोल्स, काउंट ओनली गैसियस मोल्स, सो 2 माइनस 2 + 1 3, सो डेल्टा Ng इज -1 बेटा, और डेल्टा H की वैल्यू हो जाएगी -1 इंटू आर टी। डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा U में से कुछ कम करने पे आ रहा है, तो डेल्टा H की वैल्यू कम आएगी डेल्टा U से। 2NH3 N2 + 3H2, यहां पे नंबर है 1, सो 1 + 3 is 4, 4 - 2 is 2, डेल्टा Ng is 2, डेल्टा Ng is 2, ये बहुत सिंपल है बेटा, जल्दी जल्दी। डेल्टा H = डेल्टा U + 2RT, फिर से प्लस है, तो इसका मतलब डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा U। नाउ द लास्ट वन, सेकंड लास्ट वन, 2 + 1, गैस के मोल्स काउंट करिएगा, 2 + 1 3, यहां 1 है बच्चे, यहां 1 है, 2 + 1 is 3, और यहां सॉलिड है, सॉलिड का मतलब गैस, हमें सिर्फ G स्टैंड्स फॉर गैसियस मोल्स, सो 2 + 1 3, 3 में से कुछ भी नहीं गया, सो डेल्टा Ng की वैल्यू आएगी 3, क्योंकि यहां पे ये सॉलिड है, डेल्टा Ng की वैल्यू आएगी 3, एंड डेल्टा H = डेल्टा U + 3RT, 3RT का मतलब है डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा U से ज्यादा है। एंड द लास्ट वन, प्रोडक्ट साइड पे गैस के मोल्स, 1 + 1 2, 2 2 - 2 is 0, सो डेल्टा Ng is 0, डेल्टा Ng is 0 मतलब डेल्टा H = डेल्टा U plus 0RT, 0RT means डेल्टा H is equal to डेल्टा U, डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा U के बराबर है। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, चलो इस पे एक न्यूमेरिकल भी हम लोग करते हैं, ठीक। चलिए, तो एक आपको क्वेश्चन भी देते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये तो बहुत सिंपल सा था, एक क्वेश्चन भी लो बेटा, समझ में आ रहा है ना, सिंपल है बेटा। इस आप, अच्छा ये सिंपल जरूर है, लेकिन मैं बता दूं इस पे अगर आप पिछले 8-10 साल के जेई मेंस के क्वेश्चन देखोगे, जेई मेंस के, लेट से पिछले 10 इयर्स के, तो आपको कम से कम इस पे, इस वाले सेक्शन पे थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री मिला के कम से कम आपको 4 to 5 क्वेश्चंस मिलेंगे लास्ट 10 इयर्स में, 4 to 5 क्वेश्चन है, सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जेई मेंस में बहुत पूछा जाता है। चलो क्वेश्चन आपसे ये है, क्वेश्चन ये है 1150 किलो कैलोरी हीट इज रिलीज, 1150 कैलोरी हीट is released, okay, so this is released when following reaction occurs at constant temperature of 27 डिग्री सेल्सियस। मैं जानबूझ के इसको टाइप यहाँ पे पिक्चर नहीं अपलोड की, क्योंकि क्वेश्चन लिखते समय जब आप लिखोगे, और मेरा ये मानना है कि जब क्वेश्चन मैं लिखूंगा सो उस समय आपको लिखते लिखते ही एक, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि दिमाग में प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो क्वेश्चन इज, द रिएक्शन इज बेटा C7H16 लिक्विड प्लस 11 O2 गैसियस is equal to 7 CO2 gaseous plus 8 H2O liquid. So question is find heat exchange. This is kilocalorie, okay, this is kilocalorie. Find heat exchange at constant pressure in kilocalorie, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। आप वीडियो को पॉज करेंगे, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि वीडियो को पॉज कर लीजिए, रिकॉर्डेड लेक्चर है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को करेंगे और फिर देखेंगे कि कहां कहां क्या गलती हुई, कौन सी छोटी सिली मिस्टेक है और कौन सी कॉन्सेप्चुअल एरर्स है, ठीक है। हमेशा ये आइडेंटिफाई जरूर करना जब क्वेश्चन, आप कोई भी सभी क्वेश्चन करते हो, आपसे क्वेश्चन में रिजल्ट सही नहीं आता है, तो हमेशा आइडेंटिफाई करो आप अपनी मिस्टेक को। मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूं कि आप अपनी मिस्टेक्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। पहली कैटेगरी होती है जहां पे आपको क्वेश्चन आता है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, लेकिन आप क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं छोटी गलती हो, कहीं प्लस माइनस गलत हो गया, कहीं फॉर्मूला आपको सही से याद नहीं, कहीं कोई चीज न्यूमरेटर में थी तो उसको डिनोमिनेटर में, मतलब जो भी आप बोल सकते हो कॉन्सेप्चुअल एरर को छोड़ के जो पूरा यहां पे है वो चीज, कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 है जहां पे कोई क्वेश्चन आया और आपको, आप एक बोलते हैं ना, हवा ही नहीं लगी क्वेश्चन में, करना क्या है।
अगर आप पेन ही ना चला पाओ, अगर आप पेन चला ही नहीं सकते हो क्वेश्चन पढ़ के, तो उसको कैटेगरी 2 में रखो। कैटेगरी 2 के लिए आपको बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो। हाँ, कैटेगरी 1 के लिए जरूर, अगर आपको क्वेश्चन आता है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है और आप कर सकते थे, आपको लगता है कि आप कर सकते थे लेकिन आपने फिर भी गलत कर दिया या आपसे नहीं हुआ, सो दैट इज कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 की मिस्टेक्स को, क्वेश्चंस को हमेशा कोशिश करो कि वो कम हो जाएं, उनको हमेशा कम करने की कोशिश करें। कैटेगरी 2 के लिए अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हो तो मैं बताऊं, आपको बहुत ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है अगर आप मेहनत कर रहे हो तो। हाँ, अब जो बच्चे मेहनत ही नहीं करेंगे ऑब्वियसली उनके लिए कैटेगरी 2, मतलब क्वेश्चंस सपोज 50 क्वेश्चंस है तो 50 में ऑब्वियसली 40-45 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कैटेगरी 2 के हैं, क्योंकि वो बच्चे तो कुछ कर ही नहीं रहे ना। जब कुछ ही नहीं कर रहे हैं, कुछ मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, ना कुछ पढ़ रहे हैं, ना कुछ लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए हर क्वेश्चन ऐसा होगा कि वो हवा ही नहीं लग रही, पता ही नहीं चल रहा, तो कैटेगरी 2 में नहीं। जो मेहनत कर रहा है उसके लिए कैटेगरी 2 में चिंता ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप मेहनत करते जाओ। लेकिन हाँ, कैटेगरी 1 मतलब जो क्वेश्चन आते हुए गलत होते हैं वो आपसे नहीं होने चाहिए, उनको कम करना है। चलो अब वापस आ जाते बेटा, इसका 1 मोल इस रिएक्शन से, ये कंबशन रिएक्शन है बेटा, तो इसका 1 मोल का कंबशन हो रहा है। ठीक है बच्चे, कंबशन हो रहा है कितने टेम्परेचर पे? टेम्परेचर कांस्टेंट है 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। 1150 किलो कैलोरी हीट इज रिलीज्ड व्हेन द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और कांस्टेंट वॉल्यूम भी है, सॉरी यहाँ पे एक कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी फॉर दिस एरर, एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, मतलब जो हीट रिलीज हो रही है 1150 किलो कैलोरी, दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो आपको कांस्टेंट प्रेशर पे, मतलब ये है इस रिएक्शन को अगर हम एक रिजिड कंटेनर में करा रहे हैं, रिजिड कंटेनर का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, अगर हम एक रिजिड कंटेनर में करा रहे हैं इस रिएक्शन को तो कितनी हीट रिलीज हो रही है? 1150। अब क्वेश्चन ये है कि अगर रिजिड कंटेनर में ना करा के एक कांस्टेंट प्रेशर कंटेनर में इस रिएक्शन को कराएं तो हीट रिलीज कितनी होगी? तो जैसा मैंने हमेशा आपको बोला लास्ट टाइम जब आपको ये बता रहे थे, डेल्टा आर एच इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, याद है? सो डेल्टा आर एच को मैं क्यूपी भी लिख सकता हूं, एंड दिस इज क्यू वी प्लस डेल्टा एन जी आर टी। चलो क्वेश्चन करते हैं। सो क्यू पी हमें पता करना है, क्यू वी की वैल्यू, क्यू वी की वैल्यू -1150 किलो कैलोरी। ये माइनस क्यों लगाया मैंने? क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही बेटा, इस कारण से -1150 है। ठीक है, हीट रिलीज हो रही है, याद रखना बेटा माइनस। यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में ये साइन कन्वेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस माइनस का ध्यान बहुत रखना जरूरी होता है। प्लस डेल्टा एनजी की, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी, प्रोडक्ट साइड पे गैस के मोल्स, याद रखना ये लिक्विड है, इसको इग्नोर करो। 7 minus 11 is -4। द वैल्यू ऑफ आर, ये किलो कैलोरी में है तो आर की वैल्यू 2 कैलोरी ले लेते हैं, और टेम्परेचर कितना है बच्चे? 300 डिवाइडेड बाई केल्विन में। अब चूंकि यहाँ किलो कैलोरी है, ये कैलोरी में आएगा तो इसको आप डिवाइड कर दो किससे? 1000 से। सो 1212 कितना आ जाएगा? दिस इज 6 4 2.4, सो दिस इज -1150 और माइनस 2.4 किलो कैलोरी। ठीक है, किलो कैलोरी। सो दिस विल बी -1152.4 किलो कैलोरी। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, क्या आंसर है? -1152.4 किलो कैलोरी। तो आपको क्यूपी बताना था, क्यूवी दिया हुआ था। ठीक है बच्चे, यहाँ पे क्यूपी बताना था, क्यूवी गिवन था। अब यहाँ गलतियां कहाँ पे होती हैं? यहाँ पे किलो कैलोरी में बच्चे और यहाँ पे कैलोरी में, तो किलो कैलोरी को कैलोरी के साथ ऐड करते हैं, जो कि नहीं करना है। 1000 से डिवाइड इसीलिए किया गया ताकि यूनिट मिसमैच ना हो। इधर किलो कैलोरी है, अब ये वैल्यू भी किस में हो गई बच्चे? किलो कैलोरी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट एंथैल्पी चेंज। ठीक है, एंथैल्पी और डेल्टा यू में, डेल्टा एच और डेल्टा यू में क्या रिलेशन है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं और अब अपना, आप बोल सकते हो जो फिजिक्स ही थर्मोडायनेमिक्स आप काफी हद तक पढ़ते हैं, जहां पे आप अलग अलग प्रोसेसेस में वर्क कितना होता है, हीट कितनी होगी, डेल्टा यू कितना होगा, ये सब निकालते हैं। अलग अलग प्रोसेसेस, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, पॉलीट्रॉपिक। तो हम लोग अब जो नेक्स्ट हेडिंग लिखने जा रहे हैं वो लिखने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। अब प्रोसेसेस की मैं बात करूंगा तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ठीक है, सो लेट्स मूव। हेडिंग इज different types of thermodynamic processes।
सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। अब इसमें तो बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, जो जो प्रोसेसेस हमें कवर करने हैं वो कौन कौन से हैं? आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, पॉलीट्रॉपिक एंड साइक्लिक प्रोसेस, राइट? ठीक है, ये प्रोसेसेस हम लोग को कवर करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस से। आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट थ्रू आउट, और dt की वैल्यू हो जाती है 0, dt की वैल्यू 0 हो जाती है। अच्छा, एक बात और बेटा, अब आगे जो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये जो भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है, ये जो भी पढ़ेंगे, जो आगे जो भी रिजल्ट्स यहां पे लिखेंगे, वो तब हैं जब नो केमिकल और फेज चेंज अकर्स, नो केमिकल और फेज रिएक्शन और चेंज अकर्स, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन या फेज रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, अकर्स। ठीक है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन और फेज रिएक्शंस के लिए अभी जैसा हम लोगों ने पीछे बात की कि डेल्टा एच और डेल्टा यू कांस्टेंट टेम्परेचर पे भी 0 नहीं होता है। तो आगे जो भी हम लोग रिजल्ट्स पढ़ने जा रहे हैं वो तब हैं जब आपके क्लोज कंटेनर में कोई सिस्टम पे आप कुछ भी प्रोसेस कर रहे हो, लेकिन उस प्रोसेस में कोई केमिकल या फेज चेंज इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, सो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अब केमिकल या फेज चेंज नहीं है। लेट अस एज्यूम आवर सिस्टम टू बी आइडियल गैस। हमारे सिस्टम में क्या है बेटा? आइडियल गैस है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल और दूसरा इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। चलिए फटाफट इसको, रिवर्सिबल वाला तो बहुत इजी है। चलो, तो ए पार्ट इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट है, गैस आइडियल है। सो हमारा जो du है, du एक्चुअली वो n cvm dt है, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि dt ही 0 है। dh की वैल्यू होती है n cpm dt, और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा? 0। सो आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें कोई केमिकल या फेज चेंज नहीं हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, आइडियल गैस है, सो du भी 0 हो जाएगा और dh भी 0 हो जाएगा। du 0 होते ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है du इज इक्वल टू dq प्लस dw। ध्यान रखना, केमिस्ट्री में थोड़ा सा यहाँ पे साइन कन्वेंशन। तो ये वाला पार्ट तो हो गया 0, ये वाला पार्ट 0 हो गया। अब dq की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ dw, dq इज माइनस dw, या q की वैल्यू माइनस w के बराबर होगी। ठीक है, लेकिन ये होगा कितना? वर्क बहुत आसान है बेटा। चलो, dw क्या होगा? क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल है, देखो हमारा dw तो हमेशा dw होता है माइनस p एक्सटर्नल dv, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने पढ़ रखा है कि p एक्सटर्नल की वैल्यू किसके बराबर होगी? p के बराबर। हाँ या ना भाई? जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसके लिए क्या पढ़ रखा है कि एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू लगभग सिस्टम के प्रेशर के बराबर होती है। ठीक है, तो P एक्सटर्नल को P रख देते हैं। सो dw इज माइनस P dv, और w की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन, P को लिखोगे बेटा nRT अपॉन V आइडियल गैस इक्वेशन से, dv इंटीग्रेशन फ्रॉम v1 टू v2, v1 से v2 तक। nRT सब कांस्टेंट बाहर खींच के निकालो। सो यहां पे इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करने पे बेटा ये w की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस nRT नेचुरल लॉग ln, दिस इज नेचुरल लॉग, इसको लॉग बेस e है ना, अब मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा, नेचुरल लॉग, दिस इज लॉग बेस e ln v2 अपॉन v1। सो दिस इज नेचुरल लॉग v2 अपॉन v1, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस 2.303 RT लॉग, अब यहां बेस 10 है बेटा, लॉग बेस 10 v2 अपॉन v1। अब चूंकि आइडियल गैस है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल P2 V2 अप्लाई कर सकते हो, P1 V1 इज इक्वल P2 V2 अप्लाई कर सकते हो। तो ये वाला जो फॉर्मूला है W का, एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या? माइनस nRT नेचुरल लॉग P1 अपॉन P2। ये सब फॉर्मूले हो गए किसके लिए? वर्क इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। हम लोग फॉर्मूले तो याद रखते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये फॉर्मूले कब अप्लाई होते हैं और कब अप्लाई नहीं होते। सो ये फॉर्मूले कब अप्लाई हो रहे हैं? वर्क इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस इन्वॉल्विंग आइडियल गैस। प्लीज ये ध्यान रखना, इन्वॉल्विंग आइडियल गैस है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, Q की वैल्यू इसी का नेगेटिव हो जाएगा, तो Q की वैल्यू हो जाएगी प्लस nRT नेचुरल लॉग
नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, और प्लस nRT नेचुरल लॉग P1 अपॉन P2, सो दिस इज हीट, राइट, दिस इज हीट। ये किसके लिए फॉर्मूला हो गया बेटा? रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इन्वॉल्विंग आइडियल गैस। अब इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं बच्चे? अगर मुझे रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें आइडियल गैस है उसका ग्राफ बनाना है, आगे चलो बेटा पेज पे, आपको जो भी नोट करना हो नोट कर लो जल्दी से। चले, चलिए। सो ग्राफ की अगर मैं बात करूं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में जो ग्राफ बनेगा बेटा, वो ग्राफ अगर मैं P वर्सेस V ग्राफ बनाऊं, P वर्सेस V ग्राफ बनाऊं, तो ग्राफ के लिए आपको मालूम है कि PV की वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो एक हाइपरबोलिक करवाएगा, मतलब यहां पे टेम्परेचर की वैल्यू क्या है बच्चे? कांस्टेंट है, टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट है। P वर्सेस V, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है रिवर्सिबल तो ऐसा ग्राफ आएगा बच्चे। अच्छा, अब यहां पे एरो का डायरेक्शन ये तय करता है कि एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन। जैसे ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ग्राफ है, ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ग्राफ है। अगर एरो ऐसे है बेटा, क्योंकि आप फाइनल वॉल्यूम बढ़ रहा है, और अगर एरो ऐसा है तो एरो इस तरह से है तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन है। ये क्या है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये एरो का डायरेक्शन अलग। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने पे एक्सपेंशन, वॉल्यूम कम हो रहा है तो कंप्रेशन। ठीक है बेटा, ठीक है। ये हो गया P वर्सेस V का ग्राफ। लेकिन अगर मान लो मुझे ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, सपोज मैं आपको बोलता हूं कि मुझे एक प्रोसेस दिया गया है जिसमें 1/V का ग्राफ दिया हुआ है, और ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है। सो 1/V का ग्राफ ऐसा है, तो याद रखना बेटा, अगर P वर्सेस 1/V का ग्राफ ओरिजिन से पास होता हुआ दिख रहा है आपको, सो ओरिजिन से पास होता हुआ का मतलब है कि यहां ये कांस्टेंट है टेम्परेचर, ठीक है, यहां टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब बच्चे ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। एक्चुअल में ये स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होता है बच्चे, वो स्लोप की वैल्यू nRT के बराबर होती है, और चूंकि ये स्लोप लगातार कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? nRT। स्लोप की वैल्यू nRT, टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चे? कांस्टेंट। याद रखना बेटा, P वर्सेस 1/V का ग्राफ यदि ओरिजिन से पास होगा तो इसका स्लोप कांस्टेंट और एक्चुअली टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ये सब आइडियल गैसेस में हम लोग पढ़ते हैं। अगर प्रॉब्लम हो रही हो इन ग्राफ में तो बच्चे प्लीज आप इसी चैनल पे ओलंपियाड कॉर्नर पे ही आइडियल गैसेस के चैप्टर के ग्राफ से रिलेटेड आप बोल सकते हो वीडियोस अपलोडेड हैं, मेरे ही वीडियोस हैं, प्लीज आप उनको जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर ग्राफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही तो। ठीक है, ठीक, ये तो हो गया रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ग्राफ। ठीक है, इस पे कोई क्वेश्चन करना है? चलो, याद रखना बेटा, जब ओरिजिन से पास होगा तभी ये चीज क्या है? आइसोथर्मल है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, अदरवाइज नहीं है। जैसे अब मैं आपको दो क्वेश्चन देता हूं, फटाक से जल्दी जल्दी करेंगे, हल्के हल्के क्वेश्चन है। चलो, तो पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है बेटा कि फाइंड W इन ATM लीटर फॉर आइडियल गैस ही है सिस्टम में आइडियल गैस है, और इधर प्रेशर है, इधर 1/वॉल्यूम है लीटर इनवर्स में, और ये प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। कुछ इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है, ये प्रोसेस करते हैं। यहां पे ये वैल्यू है 1/22.4, और यहां पे ये वाली वैल्यू है 1/11.2। फिर इधर यहां पे ये 1 है और यहां पे 2 है, इधर 2 है। तो आपको बताना है कि इस प्रोसेस, सपोज ये पॉइंट 1 A है और ये पॉइंट B है, इस प्रोसेस A to B में वर्क डन कितना हुआ ATM लीटर में आप बता सकते हो। और अगर आपको क्वेश्चन करना है तो ln2 की वैल्यू को 0.7 जहां पे भी रिक्वायर्ड है यूज कर लो। ठीक है, ये यूज कर सकते हो। तो जैसे अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, सिस्टम में आइडियल गैस है बेटा, ये सिस्टम में आइडियल गैस है, ध्यान रखना आइडियल गैस के ऊपर ये आप प्रोसेस किया गया, आइडेंटिफाई द प्रोसेस। आप देखोगे कि P वर्सेस 1/V का ग्राफ है और ओरिजिन से पास होता हुआ दिख रहा है, या आप एक चीज से और कंफर्म कर सकते हो कि इस ग्राफ पे, इस प्रोसेस पे हर इंस्टेंट पे PV की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। यदि PV कांस्टेंट है, PV होता है nRT, और अगर ये कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो जाती है? कांस्टेंट।
आप देखते हो कि बच्चे फर्स्ट पॉइंट पे मतलब ए पॉइंट पे पीवी का जो प्रोडक्ट है वो 1 अपॉन, अच्छा याद रखना ये 1 अपॉन वी है, सो दिस इज 1 अपॉन V1 एंड दिस इज 1 अपॉन V2। सो V1 की वैल्यू आएगी 22.4 और V2 की वैल्यू आएगी 11.2 और लीटर्स में आएगी। अगर आप देखो बेटा यहां प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो पीवी का प्रोडक्ट क्या होगा 1 इंटू 22.4, यहाँ 2 इंटू 11.2 तो 22.4। इसका मतलब इस पूरे ग्राफ में पीवी की वैल्यू कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट टेम्परेचर है तो W के लिए फॉर्मूला होगा माइनस nRT नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1। V2 इज 11.2 and V1 is 22.4, so this is ln 1 by 2, ln 1 by 2 is minus ln 2, so this is plus nRT ln 2। लेकिन टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये तो मालूम है कि nRT एक्चुअली पीवी के बराबर है। आपको ये तो मालूम है कि nRT की वैल्यू पीवी के बराबर होगी क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है। अब पीवी कहीं से भी निकाल लो, चाहे इस पॉइंट से पीवी की वैल्यू निकाल लो, चाहे इस पॉइंट से, आएगी तो सेम। पीवी की जो वैल्यू है P इंटू वी 22.4 है, सो W की वैल्यू हो जाएगी 22.4 ATM लीटर और नेचुरल लॉग टू इज 0.7, so this is 0.7 and this is W is equal to 15.68 ATM लीटर। दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन हाँ जिनको ग्राफ के बारे में कोई जानकारी नहीं है उनके लिए तो मैं बोल सकता हूँ ये मुश्किल ही था, है ना, मुश्किल ही था। ठीक है, चलो बेटा अगले पेज पे चलेंगे। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का, अब नेक्स्ट पेज पे डिस्कशन करते हैं इररिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। चले बेटा नेक्स्ट पेज पे, इररिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। जो भी नोट करना हो फटाफट जल्दी से नोट करो, हालांकि आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हो। तो मैं आगे बढ़ता हूं। सो प्रोसेस बी इज इररिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। इररिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, इररिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर इररिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल है तो बच्चे टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही होगा। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो du dh की वैल्यू ncvm dt, ncpm dt। प्रोसेस को आप रिवर्सिबल करो, इररिवर्सिबल करो। अगर dt जीरो है तो dh भी जीरो होगा, और क्योंकि ये ncpm dt होता है ये भी जीरो होगा, और du भी जीरो होगा। ncvm dt की वैल्यू भी बेटा क्या होगी, जीरो होगी। आइडियल गैस है हमारे सिस्टम में। ठीक है, वर्क। अब वर्क के लिए क्या पीछे वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नहीं। हमें मालूम है कि du की वैल्यू होती है dq प्लस dw, लेकिन ये तो जीरो हो गया और dq की वैल्यू हो जाएगी माइनस dw, और dw होता है कितना होता है भाई जल्दी बताओ, dw होता है माइनस p एक्सटर्नल इंटू dv। और अब प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है। इररिवर्सिबल प्रोसेस में p एक्सटर्नल की वैल्यू p के बराबर नहीं होती है, सिस्टम के प्रेशर के बराबर नहीं होती है। सो हमें यहां p एक्सटर्नल को p नहीं सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, और मुझे जो w की वैल्यू मिलेगी, इंटीग्रेशन करोगे बेटा तो सपोज एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट, तो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, उसको हम बाहर खींच लेते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ dv v1 से v2 विल बी v2 माइनस v1। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क इन इररिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। व्हाट इज इट, माइनस p एक्सटर्नल v2 माइनस v1। ये माइनस p एक्सटर्नल v2 माइनस v1 होगा। अब आपके लिए काम की बात है बेटा, अच्छा w की वैल्यू ये है तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी का नेगेटिव, सो q हो जाएगा प्लस p एक्सटर्नल इंटू v2 माइनस v1। अब आपके लिए जो काम की बात है वो ये कि कई बार बच्चे आपको क्वेश्चन में, जो इनके क्वेश्चंस होते हैं उनमें p एक्सटर्नल की वैल्यू नहीं गिवन होती है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको p एक्सटर्नल नहीं गिवन होगा। सो ऐसा जब भी हो क्वेश्चन में कि अगर p एक्सटर्नल नहीं दिया हुआ है तो आप फाइनल प्रेशर ऑफ सिस्टम को ही p एक्सटर्नल मान लोगे। फिर से सुन लो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला आपसे कि अगर क्वेश्चन में एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दिया हुआ है सो आप सिस्टम के जो फाइनल प्रेशर है उसी को p एक्सटर्नल मान लेना। ये ऐसा हमेशा करना होगा और कोई गलत नहीं होगा। अगर p एक्सटर्नल नहीं दिया हुआ तब की बात मैं बोल रहा हूं। सो if p external is not given, then it is assumed to be equal to final pressure of system, final pressure
ऑफ सिस्टम, और फाइनल प्रेशर ऑफ सिस्टम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? P2 से, P2 से डिनोट करें बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर P एक्सटर्नल नहीं दिया होगा तो आपका जो वर्क का फॉर्मूला है, इफ P एक्सटर्नल इज नॉट गिवन देन जो W होगा इररिवर्सिबल आइसोथर्मल में वो हो जाएगा माइनस P2 V2 माइनस V1। सो दिस इज द फॉर्मूला इफ P एक्सटर्नल इज नॉट गिवन। अगेन मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूं कि ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दिया हुआ बेटा, जब एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दिया हुआ तब ये फॉर्मूला। इनफैक्ट ये इररिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए नहीं, दुनिया का कोई सा भी प्रोसेस हो अगर इररिवर्सिबल है तो हमेशा यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्योंकि हमने आइसोथर्मल की कोई कंडीशन तो इस पे इंपोज ही नहीं की। हाँ ये जरूर है कि Q की वैल्यू इसका माइनस होगा, वो होगा तब जब du की वैल्यू 0, लेकिन ये जो वर्क का फॉर्मूला है, ये बेटा जो वर्क का फॉर्मूला है ये तो हमेशा अप्लाई करेगा अगर एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू क्या हो? कांस्टेंट हो। नहीं, हमेशा अप्लाई करेगा, क्योंकि आइसोथर्मल हो, एडियाबैटिक हो, कैसा भी प्रोसेस हो, दिस विल ऑलवेज अप्लाई, राइट? सो दिस इज अबाउट इररिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अब समस्या है ग्राफ की। इररिवर्सिबल प्रोसेसेस के ग्राफ तो हम बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें प्रोसेस की जानकारी तो है नहीं। रिवर्सिबल प्रोसेस में तो एग्जैक्ट हर एक इंस्टेंट पे हमें प्रोसेस की जानकारी है, लेकिन इररिवर्सिबल प्रोसेस में हमें प्रोसेस की जानकारी तो है नहीं, तो ग्राफ तो बना नहीं सकते। तो हम ग्राफ बिल्कुल नहीं बना सकते। लेकिन अगर मुझे P वर्सेस V ग्राफ बनाना हो और मुझे इस एरिया को रिप्रेजेंट करना हो, ध्यान से सुनना, अगर P एक्सटर्नल नहीं दिया हुआ है और मुझे इररिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क बताना है, तो ये जो एरिया है ये मैं जरूर प्लॉट कर सकता हूं। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, एक्चुअली उल्टा। ये मैथमेटिक्स कहती है कि अगर मुझे इररिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क निकालना है और P एक्सटर्नल की वैल्यू P2 के बराबर है, तो मैं इस फॉर्मूले से वर्क निकाल सकता हूं। और मुझे यह भी मालूम है कि PV ग्राफ का एरिया मुझे वर्क देता है कि नहीं देता? PV ग्राफ का एरिया मुझे वर्क देता है। तो चलो वर्क की वैल्यू ये कैसे प्लॉट करेंगे दिखाते हैं, है ना? चलो यार, इस पे फिर आ गया क्या है? इससे पहले एक चीज मुझे और आपको बतानी है, तो एक काम करते हैं, एक ठीक, चलो। सो मुझे आपको बताना था कि इररिवर्सिबल का मैं प्लॉट कैसे करूंगा, इररिवर्सिबल प्रोसेस का मैं कैसे ग्राफ प्लॉट करूंगा। तो कहने को तो मैं इररिवर्सिबल प्रोसेस का ग्राफ बना नहीं सकता हूं, मैं ग्राफ बना नहीं सकता हूं बेटा इररिवर्सिबल प्रोसेस का, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे पास एक फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू माइनस P2 V2 माइनस V1। ये वर्क को मैं जरूर आपको बता सकता हूं कि ये कैसे प्लॉट होगा। तो मान लीजिए आप सपोज हम एक्सपेंशन कर रहे हैं बेटा, एक्सपेंशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इनिशियली यहां थे और फाइनली मुझे यहां पे आना है, फाइनली आना है मुझे, ठीक है? एक्सपेंशन करना है मुझे। अब एक्सपेंशन अगर मैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल तरीके से करूंगा, रिवर्सिबल, तो फिर मेरा ग्राफ हाइपरबोलिक आएगा, कुछ इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा? ये तो मेरा हो गया रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है? एक्सपेंशन मैंने किया। लेकिन अगर मुझे इसी ग्राफ पे इररिवर्सिबल का वर्क बताना हो, ये वाला जो वर्क होगा बेटा, एरिया, इस वाले ग्राफ का जो ये वाला एरिया होगा, ये वाला पूरा एरिया, ये मुझे रिवर्सिबल वर्क देगा, मैग्नीट्यूड, हाँ या ना? अगर मैंने रिवर्सिबल प्रोसेस प्लॉट किया तो ये जो एरिया है ये मुझे वर्क डन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस देगा, एरिया, मैग्नीट्यूड, ठीक है? लेकिन अगर मुझे इसी ग्राफ पे इररिवर्सिबल का भी एरिया, सपोज सेम इनिशियल से सेम फाइनल में जा रहा हूं, सेम इनिशियल से सेम फाइनल में जा रहा हूं और मुझे इररिवर्सिबल का एरिया प्लॉट करना है, तो इसको आप कैसे प्लॉट करोगे? फाइनल प्रेशर के करस्पॉन्डिंग, ये मेरा फाइनल प्रेशर है जिसको मैं P2 बोल रहा हूं, ये मेरा P2 है बेटा। फाइनल प्रेशर के करस्पॉन्डिंग देखो, इनिशियल से आप क्या है, तुरंत फाइनल, ये रहा मेरा एरिया। ये वाला जो मेरा एरिया है, ये वाला जो मेरा एरिया है, देखो ये V2 है, ये V1 है, ये V2 है, ये V1 है, ये P2 है, तो ये वाला जो एरिया है ये रहा। सो इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बच्चे हम ग्राफ तो नहीं बना सकते क्योंकि हमें प्रोसेस की जानकारी है नहीं, लेकिन हाँ एरिया अंडर द कर्व, PV कर्व,
जरूर बना सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में, जैसा आप देख रहे हो। तो बनाते कैसे, फाइनल प्रेशर के करस्पॉन्डिंग एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि पी एक्सटर्नल की वैल्यू P2 के बराबर है जो कि कांस्टेंट है, फाइनल प्रेशर के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन, और उस स्ट्रेट लाइन का जो एरिया एनक्लोज हुआ V2 से V1 के बीच में, वो मुझे वर्क का मैग्नीट्यूड देगा। ध्यान रखिएगा, एक्सपेंशन में वर्क नेगेटिव और कंप्रेशन में वर्क पॉजिटिव। अच्छा बेटा, यहां कौन सा वर्क ज्यादा आ रहा है, रिवर्सिबल, मैग्नीट्यूड बताओ, रिवर्सिबल वर्क का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या इरिवर्सिबल वर्क का? तो यहां पे आप देख रहे हो रिवर्सिबल वर्क का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ये बच्चे एक्सपेंशन मैंने बनाया, ये दिस इज एक्सपेंशन, दिस इज एक्सपेंशन, राइट? सो दिस इज एक्सपेंशन, ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। चलो कंप्रेशन भी बनाते हैं, कंप्रेशन भी बनाते हैं और देखते हैं कि ग्राफ कैसा आएगा। कंप्रेशन, सो कंप्रेशन के लिए काम करते हैं फिर से। चलो ये रहा P वर्सेस V। अगर मुझे प्रोसेस रिवर्सिबल आइसोथर्मल कराना, तो रिवर्सिबल का मतलब है वो तो वही पाथ रिट्रेस कर लेगा, वो तो वही, रिवर्सिबल का मतलब ही यही होता है कि अगर आप चेंज को रिवर्स कर दो तो एग्जैक्ट पाथ रिट्रेस हो जाए, यही तो मतलब है रिवर्सिबल का। सो रिवर्सिबल तो बेटा ऐसा ही बनेगा, कुछ इस तरह से, है ना, हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। और ये रिवर्सिबल है, ये बच्चे क्या है, रिवर्सिबल है, दिस इज रिवर्सिबल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, क्योंकि ये V इनिशियल है, ये V1 है बेटा, और ये मेरा क्या है, V2 है, ठीक है। ये मेरा इनिशियल प्रेशर है P1 और फाइनल प्रेशर ये मेरा है P2, ठीक है बच्चे, ये मेरा कुछ इस तरह से है। लेकिन अब आप बताओ, अगर मुझे इररिवर्सिबल वर्क प्लॉट करना है इसमें, ये जो पूरा एरिया है ये तो क्या देगा, ये पूरा एरिया क्या देगा, ये पूरा एरिया क्या देगा, रिवर्सिबल वर्क देगा कंप्रेशन में, और ये वर्क आएगा पॉजिटिव, क्योंकि एरिया हमें पॉजिटिव मिलेगा, ये कंप्रेशन हो रहा है। लेकिन अगर यही प्रोसेस सेम इनिशियल से सेम फाइनल में जाऊं, लेकिन अब की बार मुझे प्रोसेस कैसा करना है, इररिवर्सिबल आइसोथर्मल। सो इररिवर्सिबल में आपको वर्क का यही फॉर्मूला है, फाइनल प्रेशर के करस्पॉन्डिंग। अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ये देखो, फाइनल प्रेशर के करस्पॉन्डिंग ये रहा, ये आप इनिशियल से यहां आए फटाक से, और ये रही स्ट्रेट लाइन, ये देखो फाइनल प्रेशर के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज इररिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, दिस इज इररिवर्सिबल कंप्रेशन। और ये वाला जो एरिया है, ये पूरा एरिया मुझे देगा इररिवर्सिबल वर्क, ये मुझे देगा इररिवर्सिबल वर्क। और इस बार कंप्रेशन में देखो इररिवर्सिबल वर्क ज्यादा है, ये जो एरिया है वो ज्यादा है, जबकि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का वर्क ज्यादा था मैग्नीट्यूड वाइज। मैं साइन के साथ बात नहीं कर रहा हूं बेटा, एक्सपेंशन में रिवर्सिबल का वर्क ज्यादा था, लेकिन कंप्रेशन में इररिवर्सिबल का वर्क ज्यादा है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेकिन हाँ याद रखना, ये हमने तब कंपेयर किया है जब मेरे इनिशियल और फाइनल दोनों के लिए सेम हो। कई बार बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि सर आप फाइनल प्रेशर के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन ये क्यों ज्वाइन कर रहे हो। मैं नहीं कर रहा हूं कुछ भी, मैं इससे आगे बढ़ रहा हूं, मेरे पास ये रिजल्ट है। अब आप मुझे बताओ ये ग्राफ पे मैं कैसे प्लॉट करूं, P2 की वैल्यू कांस्टेंट है, ये ग्राफ पे मुझे एरिया शो करना है, तो ये मैं कैसे प्लॉट करूंगा, कैसे प्लॉट करूंगा बेटा, फाइनल प्रेशर P2 V2 माइनस V1, ऐसे ही तो प्लॉट करेंगे बच्चे, P2 V2 माइनस V1, P2 V2 माइनस V1। सो मैंने क्या किया है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इररिवर्सिबल का मैं ग्राफ बना रहा हूं, ना मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि ऐसे एरिया रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा कि रिवर्सिबल में वर्क का मैग्नीट्यूड ज्यादा अगर एक्सपेंशन है, और इररिवर्सिबल में ज्यादा अगर कंप्रेशन है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये जो इररिवर्सिबल प्रोसेस है ये मैंने सिंगल स्टेप में कराया, कितने स्टेप में, सिंगल स्टेप में, सिंगल स्टेप प्रोसेस, दिस इज आल्सो सिंगल स्टेप प्रोसेस, ठीक है। इसका मतलब है एकदम से मैंने प्रेशर को कम करके या बढ़ा के फाइनल प्रेशर के बराबर कर दिया है। लेकिन आप इसको मल्टीपल स्टेप्स में भी कर सकते हो। सपोज एक इररिवर्सिबल प्रोसेस है, उसको मैं 2 इररिवर्सिबल प्रोसेस में कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, जरा इसको देखो। सपोज मान लो बेटा आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम है, ठीक है, आपको एक्सपेंशन करना, आपने क्या किया, एक बड़ा सा ब्लॉक है आपके पास, सपोज ये बड़ा सा ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, और आपको एक्सपेंशन करना है, तो आपने एकदम से ये ब्लॉक हटा दिया, एकदम से ये ब्लॉक हटा दिया, तो सिंगल स्टेप में ये जो एक्सपेंशन होना है हो जाएगा। लेकिन अब मान लो मैंने क्या किया, इस बड़े ब्लॉक की जगह मैंने 2 ब्लॉक रख दिए, 2 ब्लॉक, एक नीचे वाला ब्लॉक, एक नीचे वाला ब्लॉक और एक ऊपर वाला। अब पहले मैं ये ब्लॉक हटाता हूं, फिर आने देता हूं एक्सपेंशन, और फिर मैं ये ब्लॉक हटाता हूं, तो हो तो रहा है इररिवर्सिबल,
हो तो रहा है इररिवर्सिबल, लेकिन कितने स्टेप में हो रहा है? 2 स्टेप में। कितने स्टेप में हो रहा है? 2 स्टेप में। तो आप समझते हैं कि अगर हम मल्टीपल स्टेप्स में इररिवर्सिबल प्रोसेस को करेंगे तो हमें कैसे ग्राफ दिखेंगे और इसका क्या फर्क पड़ेगा, वो नेक्स्ट पेज पे ग्राफ बना है। ठीक है, ये रहा। जैसे बेटा चलो 2 स्टेप इररिवर्सिबल, 2 स्टेप इररिवर्सिबल में एक्सपेंशन हो रहा है ना, मान लीजिए यहाँ पे, अब इसको ऐसे समझो, ये तो रहा रिवर्सिबल वाला प्रोसेस, ये जो डॉट 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 है ये क्या है बेटा? रिवर्सिबल, ये एक्सपेंशन करा। ठीक है, ये तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। क्या है बेटा? रिवर्सिबल एक्सपेंशन। सिंगल स्टेप में जो रिवर्सिबल, सिंगल स्टेप में जो था वो तो मैंने ऐसे ड्रॉ किया था, पीछे वाले पेज पे अगर आओगे ना तो सिंगल स्टेप में आपको देखेगा ये रहा सिंगल स्टेप। लेकिन मान लो हम क्या करते हैं, पहले एक्सपेंशन करते हैं एक इंटरमीडिएट प्रेशर, ये देखो एक इंटरमीडिएट प्रेशर पे है, तो पहले हमने प्रेशर पहले हमने एक ब्लॉक हटाया, तो एक ब्लॉक हटाने पे फाइनल प्रेशर ये हुआ, तो ये मेरा ये पहला स्टेप, दिस इज फर्स्ट स्टेप। तो ये वाला जो एरिया है, ये पूरा एरिया इस वाले पहले स्टेप का वर्क देगा। ठीक है, पहले स्टेप का वर्क देगा। फिर मैंने सेकंड स्टेप ये किया, फिर मैंने दूसरा ब्लॉक हटाया, तो ये दूसरा स्टेप हुआ, और अब ये वाला एरिया मुझे देगा वर्क। अब आप देख क्या रहे हो कि जब आप सिंगल स्टेप में प्रोसेस कर रहे थे, जरा पीछे आओ, ध्यान देना बेटा, सिंगल स्टेप में प्रोसेस कर रहे थे तो ये वाला पूरा एरिया मेरा इररिवर्सिबल वर्क था। ठीक है, लेकिन जब इसी प्रोसेस को मैंने 2 स्टेप में किया तो वर्क का मैग्नीट्यूड थोड़ा बढ़ गया। अगर मैं इसी प्रोसेस को 3 स्टेप में करूंगा तो वर्क का मैग्नीट्यूड और बढ़ जाएगा। और होगा क्या, अगर मैं इसी प्रोसेस को बहुत सारे इनफाइनाइट स्टेप्स में करूंगा तो एक्चुअली ये जो इररिवर्सिबल का एरिया है ये रिवर्सिबल को मैच होने लगेगा, ये रिवर्सिबल को मैच होने लगेगा। रिवर्सिबल को मैच होने का मतलब है कि इनफाइनाइट स्टेप्स में किया गया इररिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअली रिवर्सिबल है, और ये हम समझते भी हैं। इररिवर्सिबल प्रोसेस अगर इनफाइनाइट स्टेप्स में किया जाए, मतलब बहुत छोटे 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 स्टेप्स में, तो एक्चुअल में वो रिवर्सिबल हो जाता है। वो यहां से भी दिख रहा है। अगर आप बहुत सारे स्टेप्स में करोगे तो ये जो इररिवर्सिबल प्रोसेस है ये किसको टेंड करने लगता है? रिवर्सिबल को, क्योंकि एज नंबर ऑफ स्टेप्स टेंड टू इनफाइनाइट द इररिवर्सिबल प्रोसेस टेंड टू बिकम रिवर्सिबल। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट इज, आप बोल सकते हो, दैट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस ग्राफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे ये तो मैंने एक्सपेंशन के लिए किया बेटा, कंप्रेशन के लिए भी ऐसे ही कर सकते हैं, कंप्रेशन के लिए भी ऐसे ही कर सकते हैं। देखो ग्राफ बना है क्या, कंप्रेशन के लिए भी देखो, कंप्रेशन में क्या हुआ, कंप्रेशन में ये सिंगल स्टेप कंप्रेशन हुआ, ये सिंगल स्टेप कंप्रेशन हुआ। लेकिन अगर इसी को मैं मल्टीपल स्टेप्स में करूं, अगर इसी को मल्टीपल स्टेप्स में, ये देखिए कंप्रेशन, पहले ये वाला स्टेप किया, फिर ये वाला स्टेप किया। पहले आप देखो एरिया क्या था, पहले एरिया था ये वाला पूरा बड़ा एरिया, ये तो रिवर्सिबल, देखना ध्यान से, ये रिवर्सिबल वाला एरिया है, ये रिवर्सिबल वाला एरिया है, ये वाला ग्रीन वाला ये रिवर्सिबल वाला एरिया है, और ये इररिवर्सिबल वाला, इररिवर्सिबल वाला बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मैं इसी को 2 स्टेप में करूं, जरा देखिएगा, 2 स्टेप में करने पे, 2 स्टेप में करने पे, 2 स्टेप में करने पे, ये देखो 2 स्टेप में करने पे ये वाला पूरा एरिया गायब हो गया, ये वाला पूरा एरिया गायब हो गया। और आप देखोगे जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाओगे तो ये एरिया धीरे 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 और कम होता जाएगा और इसी एरिया के बराबर आ जाएगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ेंगे, आपको जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसके बराबर एरिया मिलता जाएगा। मतलब इररिवर्सिबल प्रोसेस कैसा बिहेव कर रहा है? रिवर्सिबल की तरह। क्या ये क्लियर है बेटा? क्या ये चीज क्लियर है बच्चे? ठीक है, चलो एक लास्ट में क्वेश्चन करते हैं, टाइम होने वाला है मेरी ऑफलाइन क्लास का। चलो लास्ट में एक क्वेश्चन देखो प्लीज, जो पीछे ग्राफ बनाया था उसको आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ये चीज बहुत जरूरी है। सो द क्वेश्चन इज, एन आइडियल गैस अंडरगोज एक्सपेंशन फ्रॉम A 10 atm 1 liter to B 1 atm 10 liter, first against 5 atm and then against 1 atm isothermally, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब। सबसे पहले तो बेटा ये आइडेंटिफाई करो कि प्रोसेस कैसा है। आपसे बोला गया फर्स्ट अगेंस्ट 5 atm, मतलब वो 5 atm एक तरह से एक्सटर्नल प्रेशर है। सो ये प्रोसेस कैसा है बच्चे? ये इररिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, इररिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। और इस प्रोसेस को हम कर रहे हैं 2 स्टेप्स में। तो हो क्या रहा है, हमारे पास इनिशियली 10 atm और 1 लीटर पे एक स्टेट है, फिर हम जाते हैं अगेंस्ट 5 atm। सो हमारा फाइनल प्रेशर 5 atm हो जाता है। और अगर बेटा पीवी की वैल्यू देखो, क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो पीवी की वैल्यू हर इंस्टेंट पे कांस्टेंट, तो यहाँ पीवी की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे भी पीवी की वैल्यू 10 आनी चाहिए, मतलब ये 2 लीटर होगा। आप समझ रहे हो, P1 V1 इक्वल P2 V2 तो हमेशा अप्लाई करेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइडियल गैस है। अब फिर फाइनली किस तरह
देन अगेंस्ट 1 एटीएम, 1 एटीएम पे आ जाते हैं, मतलब फाइनली 1 एटीएम पे आ जाते हैं, और ये 1 एटीएम क्या हो जाएगा, 10 लीटर्स हो जाएगा, क्योंकि पीवी की वैल्यू कांस्टेंट रहनी है। ठीक है, बढ़िया। सो हमें बताना है कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बतानी है। सो आपको मालूम है बेटा कि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डी डेल्टा यू तो जीरो होगा, इसका मतलब जो भी वर्क होगा उसका नेगेटिव कर देंगे तो हीट आ जाएगी। तो पहले तो वर्क निकालते हैं। चलो इस वाले प्रोसेस के लिए दिस इज फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज सेकंड स्टेप, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। सो W1 की वैल्यू निकालते हैं, W1 माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। इस वाले स्टेप के लिए फाइनल प्रेशर पी एक्सटर्नल यही है, फाइनल प्रेशर माइनस पी 5 atm, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, 2 माइनस 1 लीटर। सो दिस इज माइनस 5 atm लीटर, दिस इज W1। चलिए W2 की बात करते हैं। W2 फिर से माइनस P2, अब की बार P2 1 atm है, सो माइनस 1 atm, V2 माइनस V1, 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 इज 8, सो दिस इज W2 इज माइनस 8 atm लीटर। और टोटल वर्क डन W टोटल 1 और 2 मिला के कितना होगा, माइनस 5 माइनस 8, सो दिस इज माइनस 13 atm लीटर। और जो Q की वैल्यू हो जाएगी वो इसी का प्लस हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा U जीरो है, आइसोथर्मल प्रोसेस आइडियल गैस है। सो डेल्टा U की वैल्यू प्लस 13 atm लीटर हो जाएगी बेटा। ठीक है, सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, चलो मैं जल्दी से बता देता हूं। ग्राफ पे समय थोड़ा कम है बेटा, समय थोड़ा कम है। हम कैसे आ रहे हैं बेटा, हम आ रहे हैं 10 atm 1 लीटर, मतलब यहाँ पे कहीं पे है ये 10 atm है, ये 10 atm है, और ये 1 लीटर है, ये क्या है 1 लीटर। तो कहाँ पे फाइनली आ रहे हैं 1 atm 10 लीटर, यहाँ पे आ रहे हैं इस जगह पे। सो दिस इज 10 लीटर एंड दिस प्रेशर इज 1 atm। लेकिन दो स्टेप में आ रहे हैं, दो स्टेप में आ रहा है। अगर मैं रिवर्सिबल तरीके से आता तो बेटा कुछ ऐसे तरीके से आता, लेकिन रिवर्सिबल ये मतलब ये कर्व बनता, ठीक है, ये रिवर्सिबल तरीके से आते तो ऐसे आते, लेकिन रिवर्सिबल तरीके से नहीं आ रहे। इन्होंने कहा कि पहले 5 एटीएम के अगेंस्ट, सो पहले 5 एटीएम के अगेंस्ट, मतलब यहां पे पहले पहला स्टेप ऐसे रहा, ये 5 एटीएम, ये 5 एटीएम, और इसके करेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम था 2 लीटर, और फिर फाइनली 1 एटीएम के अगेंस्ट, मतलब ये वाला प्रोसेस। सो 2 स्टेप इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक्चुअली ये वाला एरिया और ये वाला एरिया मुझे देगा टोटल वर्क, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया मुझे देगा टोटल वर्क। तो ये वाला एरिया है बेटा 2 माइनस 1 इंटू 5, और ये वाला एरिया है 10 माइनस 2 मतलब 8 इंटू 1। सो द आंसर इज माइनस 13 एटीएम लीटर। माइनस इसलिए बेटा क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। समझ में आया, ये मैंने ग्राफ पे शो किया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, है। तो ये पहला स्टेप इरिवर्सिबल, ये दूसरा स्टेप इरिवर्सिबल। बच्चों आई होप कि आज की क्लास समझ में आई होगी। इट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। प्लीज इसको दोबारा देखिएगा, अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो। ठीक है, थैंक यू सो मच।